ऐसे ही एक दिन सुबह के समय एक बूढ़ी दादी आती हैं जो कई दिनों से कुछ नहीं खाई थी और आकर वह कहती हैं, अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। बूढ़ी दादी की बात सुनकर जगदीश उनके पास आया और उनसे कहा, हाँ दादी अम्मा, क्यों नहीं आपको खाने को? यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, आप आई ना। वह तुरंत ही अपनी दुकान में गया और गर्मा गर्म समोसे लाकर बूढ़ी दादी को खाने के लिए दे दिया। और जैसे ही बूढ़ी दादी ने पहला निवाला खाए, उनकी आंखें फटी की पट्टी रह गईं। हे भगवान, कितना स्वादिष्ट समोसा है। बेटे, तेरी पत्नी के हाथ में तो जादू है, जादू। उनको समोसा इतना पसंद आया कि वह जल्दी जल्दी सारा समोसा खा गई और खुशी मन से जगदीश से बोली, सुन बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। जंगल की दूसरी और पूर्व दिशा में एक गांव है जहाँ पर विक्रमादित्य राजा राज करते हैं। वह बहुत ही दयालु है और वह लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं, परंतु उनकी पत्नी महारानी रूपवती को किसी भी पकवान का स्वाद नहीं मिलता है। महाराज इस बात से बहुत ही चिंतित रहते हैं। बूढ़ी दादी की यह बात जगदीश और उसकी पत्नी कौशल्या बहुत ही ध्यान से सुनने लगीं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने घोषणा करवाया है कि कोई भी इंसान उनके पत्नी को कुछ स्वादिष्ट खिला देता है जिससे उनको स्वादिष्ट का अनुभव हो जाएगा, तो विक्रमादित्य राजा उसको हीरा मोती सब कुछ देंगे। यह सुनकर जगदीश और उसकी पत्नी हैरान हो गए और जगदीश यह सोचने लगता है कि इतने बड़े बड़े शहरों के जो खाना बनाने वाले आए थे, उनके खाने का स्वाद जब महारानी को नहीं मिला तो मेरे खाने का क्या ही मिलेगा। दादी, अगर मेरे समोसे महारानी रूपवती को पसंद नहीं आई तो? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान तेरे साथ है और तेरे स्वादिष्ट समोसे जरूर महारानी को पसंद आएंगे। बूढ़ी दादी की बात मानकर जगदीश राजमहल जाने के लिए तैयार हो गया और वह अपने ठेले पर समोसे सजाकर महल की तरफ चल दिया। और वह महल पहुंचकर महल की सुंदरता को देखकर उसमें मोहित हो गया। कितना सुंदर महल है, काश ऐसा महल मेरा भी होता। जैसे लग रहा है मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। जगदीश महल को देखता ही रह गया, लेकिन वह खुद को जैसे तैसे संभाला और महल के बाहर उपस्थित दरबारी से कहा, मैं महारानी के लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, क्या आप मुझे उनके पास पहुँचा सकते हैं? अरे तू कौन है? देखने में तो एकदम गवार गांव का लगता है, तुझे क्या लगता है हमारी महारानी को तेरा ये कचरा समोसे पसंद आएगा? मुझे पूरा उम्मीद है कि महारानी को मेरे समोसे बहुत ही पसंद आएंगे और उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप कृपया करके मुझे उनके पास ले चलिए। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि तेरे समोसे महारानी को पसंद आएंगे, लेकिन याद रखना, अगर तेरे समोसे महारानी को पसंद नहीं आए तो तुझे कीड़े मकोड़े वाले जंगल में फेंक दिया जाएगा, जहां से तू कभी वापस नहीं आ पाएगा और वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। राज दरबारी की बात सुनकर जगदीश कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन वह यहाँ से वापस खाली हाथ लौटकर नहीं जाना चाहता था। वह बहुत ही उम्मीद से आया था और वह उम्मीद और विश्वास के साथ वापस लौटकर जाना चाहता था। कोई बात नहीं राज दरबारी जी, मैं तैयार हूँ। अगर महारानी जी को मेरे समोसे पसंद नहीं आएंगे तो आप सब मुझे जंगल में फेंक दीजिएगा, लेकिन भगवान के लिए आप एक बार मुझे महारानी जी से मिलवा दीजिए ताकि मैं उनको अपना समोसा एक बार खिला सकूं। बड़े ही जाहिल इंसान हो तुम, लेकिन मैं क्या करूं, तुमको जब खुद मारना है तो मैं तुमको ले चलता हूं महारानी के पास। महारानी रूपवती अपने कक्ष में अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। कितना दिन हो गया, मुझे खाने का कोई स्वाद नहीं मिला। काश कोई ऐसा मिल जाता है जो मुझे ऐसा कुछ खिला देता जिससे मेरा मन और पेट दोनों संतुष्ट हो जाए। मुझे तो लगता है कुछ ऐसा इस दुनिया में है ही नहीं जो मेरे स्वाद को संतुष्ट कर सके। इतने में ही जगदीश अपना समोसा लेकर महारानी के कक्ष में आता है। महारानी जी, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं, कृपया करके आप इसे एक बार खाकर बताइए कैसा है। अरे तुमको क्या लगता है, तुम्हारी ये सस्ता सा समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। मुझे इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरे लिए इतना कुछ बनाए जिससे मुझे कोई स्वाद ही नहीं मिला, और ये तुम्हारा मामूली सा समोसा मुझे क्या ही स्वाद देगा। रानी की ऐसी बात सुनकर उसकी सहेली उससे कहती हैं, रूपवती, मुझे भी लगता है कि समोसे वाले को एक मौका देना चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वह होता है,
तुम एक बार इसके समोसे तो खा कर देखो। अपनी सहेली की बात मानकर महारानी रूपवती उदास मन से एक समोसे उठाई और जैसे ही एक निवाला खाई, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा तो मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं खाई। महारानी, क्या आपको सच में मेरी समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे? हाँ, ये समोसे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या मैं तुम्हारे समोसे कुछ और खा सकती हूँ? हाँ महारानी, यह सब मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसे खा लीजिए। जगदीश महारानी के पास सारे समोसे रखकर एक किनारे खड़ा हो गया और महारानी ने उसे बहुत ही प्यार से खाने लगी। जैसे ही महाराज विक्रमादित्य को यह बात पता चली कि उनकी पत्नी को समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, वह तुरंत ही महारानी की कक्ष में आए। अरे ये तो जादू हो गया, क्या आपको ये समोसे बहुत ही पसंद आए? हाँ महाराज, समोसे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैंने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए। अपनी पत्नी को खुशी से खाता हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुश हुए और उन्होंने जगदीश की बहुत तारीफ की और उसे बहुत सारा हीरा दे दिया, जिसे पाकर जगदीश बहुत खुश हो गया और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जगदीश के भी बुरे दिन चले गए और वह भी अच्छे घर में रहने लगा और उसका समोसे का कारोबार भी बहुत ही अच्छा चलने लगा और वह सब अच्छे से हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम के छोटे से गांव में कमला अपने बेटे के साथ रहती थी। कमला का एक जूस का छोटा सा दुकान था, जिससे वह थोड़े पैसे कमा लिया करती थी और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। उसके बेटे का नाम हरिदास था। हरिदास गांव के स्कूल में पढ़ाई किया करता था, पर पढ़ने में इतना अच्छा था कि स्कूल के सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह बुद्धि में भी बहुत तेज था, लेकिन उसके जीवन में अंधेरा छा गया। एक दिन उसके बूढ़े माँ का अचानक से मृत्यु हो गया। इस दुनिया में अकेला हो गया था उसका। इस दुनिया में कोई नहीं था और अपनी माँ की मृत्यु को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आज तुम भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा माँ? आप मुझे भी अपने साथ ले चलती। अपने आप को संभालो बेटा, भगवान को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने माँ के सपनों को पूरा करना होगा। हरिदास ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। वह बहुत उदास रहने लगा था, मानो जैसे ऐसा लगता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। अब स्कूल भी जाना बंद कर दिया था और अपने माँ के छोटे से दुकान को चलाने लगा था। वह दुकान पर रोज सुबह सुबह उठकर नहा धोकर चला जाता था, लेकिन उसकी दुकान अच्छा खासा चलना ही बंद हो गया था। हे ऊपर वाले, ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आज शाम होने को है, लेकिन मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आए। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। हरिदास अपने दुकान की हालत देखकर ये समझ गया था कि अब इस दुकान से अपना खर्चा चलाना मुश्किल है। इसलिए उसने गांव के मुखिया को अपना दुकान बेच दिया। ये लो हरिदास, बेटा एक बार अच्छे से पैसे गिन लो, पूरे 500 रुपया है। मुखिया काका, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पैसे गिनने की जरूरत नहीं है। मैं इन पैसे से दूसरे शहर जाकर एक अच्छा सा काम अपने लिए खोज लूंगा। ऐसा कहकर हरिदास ने अपना कुछ सामान लिया और दूसरे शहर चला गया। शहर जाकर उसने सोचा, एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ के बाजार और दुकान का सबसे पहले जांच करता हूँ। जब अच्छे से सब देख और समझ लूंगा, तब कोई काम करने में आसानी होगी। ऐसा सोचकर हरिदास ने कई बाजारों और दुकानों को अच्छे से देखा और समझा। यहाँ के बाजारों में तो हर तरह की दुकान है। मैं यहाँ पर कोई भी दुकान खोलूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं बिकेगा। मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूं और एक धनी इंसान बन जाऊं। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद हरिदास ने बाजार में एक छोटा सा दुकान किराए पर लिया, जिसके आगे एक बहुत ही अजीब बोर्ड टांग दिया, जिस पर लिखा था अक्ल की दुकान। अब ये मेरा दुकान सबसे अच्छा है, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा मूर्ख ही भरे पड़े हैं।
मैं अक्ल बेचकर लोगों से फायदा भी उठाऊंगा और लोगों में ज्ञान भी बांटूंगा। उस शहर में एक से अधिक बाजार थे, जहाँ पर लोग एक बाजार से दूसरे बाजार में अपना सामान बेचने जाया करते थे। कोई ठेले पर सामान बेचा करता था तो कोई बैलगाड़ी में बेचा करता था। लोगों को मेहनत करता देख हरिदास बहुत खुश होता था। उनका अपनाया गया तरीका उसे बहुत पसंद आता था। ऐसे ही अगले दिन उसके दुकान का बोर्ड देखकर बाजार के कई लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसमें से एक औरत बोली, लो भाई, एक और मूर्ख आ गया हमारे शहर में। देखो भाइयों और बहनों, इस लड़के के पास जरा भी दिमाग नहीं है। अक्ल बेचने चला है भला। किसके पास अक्ल नहीं होता है, और इससे भला अक्ल खरीदेगा कौन? अरे बहन जी, अगर कभी किसी को अक्ल की जरूरत भी पड़ी तो भला इस आदमी से क्यों खरीदेगा? यह अभी खुद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ये दूसरों को अक्ल दे सके। इसे भी नहीं पता होगा कि अक्ल बड़ी है या भैंस। अभी इसे खुद अक्ल की जरूरत है। हंस लो, हंस लो। आज तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन याद रखना, आज तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। एक दिन तुम लोगों का भी मजाक बनेगा और एक दिन तुम ही लोग मुझसे अक्ल खरीदने आओगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लोगों के हंसने से या मजाक उड़ाने से हरिदास पर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि लोग एक दूसरे का मजाक अक्सर बनाते रहते हैं। वह अपने बात का पक्का था। वह लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दिया करता था। उसके काम की चर्चा दूसरे शहर में भी होने लगी। अरे सोहन भाई, क्या तुमको पता है कि अपने पास के शहर वाले बाजार में एक अक्ल बेचने वाला छोरा आया है? सुनने में आया है कि वह सिर्फ अक्ल की बातें करता है। हाँ भाई, मैं भी कुछ दिन पहले ही सुना था कि पास वाले शहर में कोई छोरा अक्ल की दुकान खोला है। लेकिन मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कोई अक्ल की दुकान खोला है। लेकिन भाई, अगर मुझे कभी भी अक्ल की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी दुकान पर जरूर जाऊंगा। ऐसे ही हर दिन कोई ना कोई उसके दुकान पर उसका मजाक बनाने आ जाया करता था, लेकिन थोड़ा बहुत अक्ल खरीद कर ले जाया करता था, जिसे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन हरिदास अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहता था। वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। 2 सप्ताह हो गए और मेरे अक्ल की दुकान पर सिर्फ 50 रुपया की कमाई हुई है। फिर भी कोई बात नहीं, मेरी दुकान बहुत तेजी से तरक्की करेगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। उसी शहर में एक चंद्रकला नाम की औरत अपनी बेटी रूपवती के साथ रहती थी। चंद्रकला के पास तो बहुत सारे धन थे, वह बहुत अमीर थी, परंतु उसकी बेटी रूपवती बहुत ही ज्यादा मूर्ख थी। वह हमेशा बेवकूफी का काम किया करती थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसके अंदर बुद्धि का एक झलक भी नहीं है। लेकिन चंद्रकला बहुत ही कंजूस औरत थी। अगली सुबह वह देखती है कि उसकी बेटी घर के आंगन में मिट्टी के अंदर से कुछ खोज रही थी। ये बेवकूफ रूपवती, तू क्या कर रही है? इतनी सुबह सुबह मिट्टी में क्या खोज रही है? माँ, मैं आपके लिए और अपने लिए जमीन के अंदर से ज्ञान की जादुई जड़ी बूटी खोज रही हूँ, जिससे हम दोनों उसकी दवा बनाकर खा लेंगे और फिर संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे। हे ऊपर वाले, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा? तूने मुझे कैसी बेटी दे दी जो दिखने में तो इतनी बड़ी है, परंतु उसके पास तो एक भी बुद्धि नहीं है। ये हमेशा बेवकूफों वाला काम करती रहती है। हे भगवान, बस इसे थोड़ा सा ही बुद्धि दे दे ताकि ये कभी तो कुछ अच्छा काम कर सके। ऐसे ही एक दिन रूपवती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है और बाजार में घूम घूम के सब्जियां लेती हैं। तभी उसे हरिदास की दुकान की बोर्ड दिखाई देता है। वह उस पर लिखा हुआ देखकर रुक जाती है और बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़कर सोचती है, अरे अकल की दुकान चलती हूँ, उसकी दुकान पर पूछती हूँ कितने रुपए में अक्ल देगा। अगर महंगा दिया तो मैं नहीं खरीदूंगी, अगर सस्ता रहा तो अपने लिए और माँ के लिए बहुत सारा अक्ल खरीद लूंगी। पहले चलकर भाव पूछ लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए रूपवती हरिदास के दुकान पर जाती है और हरिदास से अक्ल का भाव पूछती है। हे अक्ल वाले भैया, आप कितने रुपए में अक्ल बेच रहे हो? बहन जी, अक्ल कोई नाप तोल कर बेचने वाला चीज नहीं है और मैं अक्ल को नाप तोल कर नहीं बेचा करता हूँ। तुम मुझसे जितना चाहे उतना अक्ल खरीद सकती हो। मैं तुमको बहुत सारा अक्ल दे सकता हूँ। हे भगवान, आपने मुझे कैसी उलझन में डाल दिया। मैं कितना अक्ल खरीदूं?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं अक्ल पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो माँ मुझे बहुत मारेगी, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, पहले 5 रुपया का अक्ल खरीद लेती हूँ। अगर माँ को सस्ती लगी तो आकर बहुत सारा अक्ल ले जाऊंगी। कौन सा अक्ल खत्म होता जा रहा है? रूपवती बिना समय गवार हरिदास को 5 रुपया दे देती है और उससे अक्ल खरीद लेती है और कहती है कि भैया, मुझे आप सिर्फ इतना ही अक्ल दे दो। अगर मेरे माँ को पसंद आया तो मैं आकर और अक्ल ले जाऊंगी। ठीक है बहन, जैसा तुमको सही लगे, तुमको जैसा अच्छा लगे, तुम ऐसा ही करो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। हरिदास ने पैसा लिया और अपने गले में डाल दिया और एक अलमारी में से कागज निकाला और रूपवती को दे दिया, जिसे पाकर रूपवती खुशी खुशी अपने घर की ओर चली गई। हे भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ और अपनी माँ को बताऊंगी कि मैंने सिर्फ 5 रुपया में ही इतना सारा अक्ल खरीद लिया है, और माँ को बताऊंगी कि मैं कितना महान काम की हूँ। ऐसे सोचते सोचते वह खुश होकर घर पहुँच जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, मैं सिर्फ 5 रुपया में बहुत सारा अक्ल खरीद कर लाई हूँ। एक काम करो, इसका घोल बनाओ और आधा तुम पी लो और आधा मुझे दे दो। मैं पी लूं, ऐसे हम दोनों बहुत ही बुद्धिमान हो जाएंगे। अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? 5 रुपया की अक्ल खरीद लाई, जरा इधर दिखा तो। रूपवती अपने हाथ में लिए कागज को अपने माँ को दे देती है। जब 2 लोग आपस में मारपीट कर रहे हो तो ना ही उन्हें छुड़ाना चाहिए और ना ही दूर से देखना चाहिए। वह सब चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अरे बेवकूफ, कौन नहीं जानता है कि जहाँ मारपीट हो रहा हो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, और उसमें जाना कोई महान काम नहीं है और ना ही बुद्धिमानी का काम है। और तू यूं ही 5 रुपया खर्च करके चली आई। अपनी बेटी को चंद्रकला ने बहुत मारा और पीटा और दौड़ती हुई बाजार में गई और हरिदास की दुकान पर पहुंचकर हरिदास को गुस्से से बोली, अरे ओ ठग लड़के, तूने मेरी बेटी को पागल समझकर उसे बेवकूफ बना दिया और उससे पैसे ऐंठ लिए। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं तुझे पुलिस को दे दूंगी। अरे देवी जी, आप फालतू में ही मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। आपकी बेटी ने मुझसे अपनी इच्छा अनुसार अक्ल खरीद कर ले गई थी। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला था और ना ही उसको जबरदस्ती मनाया था कि वह मेरी अक्ल खरीदे। लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि मैं आपके पैसे आपको दे दूं, तो आप मेरा दिया हुआ अक्ल मुझे वापस कीजिए और अपना पैसा ले जाइए। हाँ, तू ज्यादा भोला मत बन ले। तू अपनी चीज और मेरे पैसे मुझे वापस कर। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं आपके पैसे दूंगा। आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप मुझे एक सबूत दीजिए कि आपकी लड़की मेरे दिए हुए अक्ल का उपयोग कहीं नहीं करेगी। जहां मारपीट होगा वहां जाकर वह देखेगी और उसमें छुड़ाने जाएगी। मैं ऐसा क्यों तुझे लिख कर दूं? मैं तुझे ऐसा लिख कर नहीं दूंगी। तुझे जो करना है कर ले। उन दोनों की बात सुनकर बाजार के बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और सब ने हरिदास के पक्ष में बोला, अरे बहन जी, यह लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा है। आप उसकी बात मान लीजिए और उसे सबूत दे दीजिए और अपने पैसे वापस ले जाइए। ठीक है, अगर तुम सबका भी यही कहना है तो मैं इस लड़के को एक सबूत दे देती हूँ। लारे लड़के, तू अपना डायरी दे, मैं उस पर लिख देती हूँ और उसके नीचे अपने अंगूठे का निशान दे देती हूँ। हरिदास ने तुरंत अपना डायरी दे दिया और चंद्रकला ने सबके कहे अनुसार उस पर लिखकर अपने अंगूठे का निशान उस कागज पर छोड़ दिया और अपने पैसे वहां से लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। इस शहर में एक विराज नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां तेज तलवार की तरह थीं। दोनों बेटियों में आपस में कभी पटता नहीं था और उन दोनों के नौकर भी अलग अलग थे। एक दिन दोनों बेटियों ने अपने अपने नौकर को बाजार में भेजा। अरे, वह आम कितना ज्यादा पीला और सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही मीठा होगा। एक काम करता हूँ, पहले उसे ही खरीद लेता हूँ। इसे खाकर बड़ी मालकिन बहुत खुश होंगी। अरे फल वाली चाची, आप ये आम कितने रुपए किलो बेच रही हैं? अरे बेटा, सिर्फ 70 रुपया किलो है। यह आम बहुत ही सुंदर और मीठा है। ठीक है चाची, यह आम मुझे 1 किलो दे दीजिए। लेकिन फल वाली औरत जैसे ही पहले नौकर को देना चाहती है, तभी दूसरे नौकर का भी उसे आम पर नजर पड़ता है और वह फल वाली चाची से कहता है, रुको फल वाली चाची, यह लो 100 रुपया और यह फल मुझे दे दो।
अरे फल वाली चाची, पहले मैंने इसका पैसा दिया था और तुमने मेरे लिए फल तौला था। ये लो अपने 70 रुपए और ये आम मुझे दे दो। नहीं नहीं, यह आम मुझे दो। मैं सबसे पहले पैसे तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया था, इसका मतलब यह फल मेरा हुआ। इसे मुझे दो। हे भगवान, यह दोनों तो बात ही बात में आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों आपस में मारपीट करने लगे। एक काम करती हूँ, मारपीट देखने से अच्छा कि मैं यहाँ से कहीं और जाकर छिप जाती हूँ। जब यह दोनों चले जाएंगे तो मैं अपने दुकान पर वापस आ जाऊंगी। आज मैं तेरा सर फोड़ के ही रहूंगा और तुझे बहुत मारूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा और मैं तेरी आरती उतारूंगा। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तेरे हाथ भी तोड़ दूंगा। अरे यह दोनों आदमी आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? चल के सारी बातें जानना चाहिए। ऐसे सब क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हैं? एक तो रूपवती पहले से ही मूर्ख थी। वह हमेशा बेवकूफों वाला काम किया करती थी। उसे अपनी माँ द्वारा हरिदास को दिया गया वचन भी याद था, लेकिन वह फिर भी खड़ा होकर उन दोनों का झगड़ा देखने लगती है। वे दोनों आपस में मारपीट कर रहे थे और रूपवती चुपचाप देखती रहती है। तभी उन दोनों का ध्यान उस पर पड़ा। सुन रे लड़की, तू हम दोनों का झगड़ा अच्छे से देखी है और तू ही हम दोनों की गवाह बनेगी। तुझे चल के विराज साहब की बड़ी बेटी से सब कुछ बताना होगा कि इस आदमी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है और मेरी तरफ से गवाही देनी होगी। सुन रे लड़की, तू उसकी ओर से कुछ भी नहीं कहेगी। तुझे विराज साहब की छोटी लड़की की तरफ से गवाही देनी होगी, वरना तेरा दुर्दशा बहुत खराब होगा। बेवकूफ रूपवती बिना सच जाने बिना उन दोनों का सही से झगड़ा देखे ही उन दोनों के बात पर हामी भर देती है। और जैसे ही रूपवती और दोनों नौकर अपने अपने घर को जाते हैं, फल वाली चाची वापस अपनी दुकान पर आ जाती है। हे भगवान, मैं तो बच गई। अगर मैं हरिदास से मारपीट ना देखने की अक्ल खरीदी होती तो रूपवती के जगह मैं होती और उन दोनों नौकरों की गवाह बनती। मैं तो आज बाल बाल बच गई, लेकिन रूपवती जरूर मुसीबत में फंस गई है। पता नहीं रूपवती कैसे इस मुसीबत से निकलेगी। जब दोनों नौकरों ने विराज की दोनों बेटियों को सारी बातें बताएं, तो उन दोनों बेटियों ने अपने अपने बॉडीगार्ड चंद्रकला की बेटी रूपवती के पास एक पत्र के साथ भेजा, जिस पर पहली बेटी ने लिखा था, अगर तू मेरे नौकर के पक्ष में गवाही नहीं देगी तो मैं तुझे और तेरी माँ को जिंदा ही दफन करवा दूंगी। और दूसरी रानी के पत्र में लिखा था कि अगर तू मेरे नौकर के पक्ष में गवाही नहीं देगी तो तुझे मैं सुअर की मौत मारूंगी। रूपवती बहुत ही अच्छे तरीके से फंस चुकी थी और दोनों माँ बेटी ने अपने में बातचीत किया और हरिदास से संकट का समाधान मांगने के लिए चली गई और हरिदास के पास जाकर सारी बात बताई। मैं तो तुम लोगों को इस समस्या का समाधान दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम लोगों से 50 रुपया लूंगा। मुझे यह सौदा मंजूर है। यह लो तुम अपने 50 रुपया और हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। सुनो रूपवती, तुम विराज साहब के पास जाना, तो जब तुमसे कोई सवाल पूछेंगे तो तुम उनका उल्टा जवाब देना और उनसे बेवकूफों की तरह बात करना। ठीक है हरिदास भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। सलाह पाने के बाद चंद्रकला अपनी बेटी रूपवती को लेकर सुकून के साथ अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है और दूसरे दिन रूपवती को विराट साहब के महल में बुलाया जाता है। सुनो लड़की, तुम सच सच बताओ, उन दोनों नौकरों में किस बात को लेकर मारपीट हुआ था और उन दोनों में से किसने सबसे पहले मारपीट की शुरुआत की थी और उसमें से दोषी कौन है? विराट साहब, आप उन दोनों नौकरों में अब भी बहस करवा दीजिए और बहस में जो सबसे पहले मारपीट करने पर उतर जाएगा वही उनमें से दोषी होगा। आप इतना पढ़े लिखे हैं और आप फिर भी पूछ रहे हैं कि उन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था। उन दोनों में झगड़ा हुआ है तो उनमें से दोषी भी कोई एक होगा। हे भगवान, ऐसा मालूम हो रहा है कि इस लड़की के पास एक भी बुद्धि नहीं है। ये तो मूर्ख नजर आ रही है। एक काम करो, इसे महल से बाहर निकाल दो। ये क्या गवाही देगी? ये तो खुद ही बेवकूफ है। घर आकर रूपवती खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बेटी, लेकिन मुझे इस बात का डर सता रहा है कि अगर विराट साहब को पता चल गया कि तूने जानबूझकर उन्हें बेवकूफ बना रही थी तो वह हमारा क्या करेंगे। वह हमारे शहर के सबसे धनी आदमी है। वह जो चाहते हैं वह करते हैं। अब हमारा क्या होगा
अब हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा? हाँ माँ, मैं यह बात तो सोची ही नहीं। हम ऐसा करते हैं, इस मुसीबत का भी हाल हरिदास की दुकान पर चलकर उससे अक्ल खरीदते हैं। उसका अक्ल ही अब हमें बचा सकता है। तुम सही कह रही हो, हम उसी के पास चलते हैं। चलो देखते हैं वह क्या कहता है। वह दोनों माँ बेटी अपनी समस्या को लेकर हरिदास की दुकान पर चली जाती है और उससे सारी बातें बता देती हैं। ठीक है, अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूं, तो मैं तुम लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन उसके बदले में 500 रुपया लूंगा। 500 रुपया? अरे बेटा, ये कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ तो कम करो। हरिदास माँ बेटी के काफी मनाने के बाद 500 रुपया में से 100 रुपया कम कर देता है। अब दोनों करती भी क्या, अभी भी उन दोनों को वह पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था, परंतु अपनी बेटी को बचाने के लिए चंद्रकला 400 हरिदास को दे देती हैं। लो बेटे 400 रुपया, अब अपने पैसे तुम्हें संभालो और हमें इस समस्या का समाधान जल्दी से दे दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों नहीं रूपवती, तुम एक काम करना, कुछ दिन बाद रुककर विराज साहब के महल चली जाना और उनसे सारी बात सच सच बता देना। तुम इस समस्या से छुटकारा पा जाओगी। ठीक है बेटा, तुम जैसा कह रहे हो रूपवती वैसा ही करेगी। इस पागल रूपवती के बेवकूफी के कारण मुझे इतना भुगतना पड़ा। सलाह पाने के बाद दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं और एक दिन मौका पाकर रूपवती विराज साहब के महल चली जाती है और उनसे सारी बात सच सच बता देती है। ये लड़की, मैं तेरे इस बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ। अगर उस दिन तूने उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया होता तो मेरी दोनों बेटियां तुझे पता नहीं क्या क्या सजा सुना देती और तू बेमौत मारी जाती। क्या तुझे मैंने क्षमा किया? विराज साहब को खुश देखकर रूपवती ने हरिदास के अक्ल की दुकान के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, यदि तुम सही कह रही हो तो वह लड़का सच में बहुत बुद्धि वाला इंसान है। हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विराज साहब। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अगली सुबह विराज साहब ने हरिदास को अपने बॉडीगार्ड भेजकर अपने महल बुला लिया। सुनो हरिदास, मैंने सुना है कि तुम अक्ल की दुकान खोले हो और लोगों को अक्ल बेचा करते हो। क्या तुम मुझे भी अपना अक्ल बेचोगे? क्यों नहीं विराज साहब, क्यों नहीं। मुझे आपको अक्ल बेचकर बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके 2 लाख देने होंगे। विराज ने हरिदास की बात मानकर उसे 2 लाख लेने के लिए तैयार हो गया और अपने अलमारी में से हरिदास को 2 लाख रुपए दे दिया। पैसा पाकर हरिदास ने विराज को एक पत्र दिया जिस पर लिखा था, हर वक्त किसी पर बिना सोचे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे इस अक्ल से बहुत खुश हुआ। हरिदास, अगर आगे मुझे कभी भी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे अवश्य और अक्ल खरीद लूंगा। मुझे इतना अच्छा सीख देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम यहाँ से जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विराज साहब। हरिदास के चले जाने के बाद विराज साहब ने उसकी दी हुई शिक्षा को अपने रूम के दीवार पर चिपका दिया। हे भगवान, वह लड़का सच में बहुत बुद्धि वाला इंसान है। उसने सच में बहुत अक्ल की बात कही है और मुझे बहुत ही अच्छा सीख दिया है। समय बीतता गया और एक दिन विराज साहब का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह पूरी तरह घायल हो गए और उनका बहुत सारा खून बह गया। उनका छोटा भाई कुलदीप, जो बहुत दिनों से उनको मारने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए यह समय बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें मारने के लिए उसे एक मौका मिल गया था, उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए और उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है। विराज भैया को अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर को पैसे देकर अपने तरफ कर लेता हूँ और उनके दवा में एक जहर वाला दवा भी मिलवा देता हूँ, जिसे खाते ही वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अगर वह मर भी जाएंगे तो उनके मौत पर किसी को शक भी नहीं होगा। विराज साहब का इलाज डॉक्टर उनके घर पर ही कर रहा था। विराज साहब का छोटा भाई डॉक्टर को पैसे देकर अपने ओर कर लिया था। उसने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देकर विराज साहब के दवा में एक जहर का दवा मिलवा दिया और उस दवा को लेकर विराज साहब के पास डॉक्टर को भेज दिया। विराज साहब, आप ये दवा खा लीजिए। ये दवा खाते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ डॉक्टर साहब। पता नहीं जब से मैं बीमार हूँ
मेरा कारोबार कैसा चल रहा है? मैं भगवान से दुआ करूं रहा हूं कि मेरे कारोबार में परेशानी ना आए। मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपने कारोबार को संभाल लूंगा। ऐसा कहकर विराज साहब ने जैसे दवा खाना चाहा, उन्हें हरिदास की दी हुई अक्ल याद आ गई जो उन्होंने हरिदास से 2 लाख रुपए में खरीदा था। वह कुछ पल के लिए दवा एक निगाह से देखने लगे। उनके ऐसे देखने से डॉक्टर समझा कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है और डॉक्टर उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने ऐसा पैसे के लालच में आकर किया है। मैंने कुलदीप साहब के कहने पर आपकी दवा में एक जहर का दवा मिला दिया था, जिसे खाते ही आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती। क्या तुमने मेरी दवा में जहर मिलाया है? हे भगवान, हरिदास का दिए हुए अक्ल की वजह से आज मैं जिंदा बच गया, वरना ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करते। आज हरिदास के कारण मेरा प्राण बचे गया। विराज ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और उनसे कहा, इस डॉक्टर को तुरंत पुलिस के हवाले कर दो और मेरे छोटे भाई को मेरे पास भेज दो। उससे कहना कि आपके भैया आपसे मिलना चाहते हैं, उनको आपकी बहुत याद आ रही है। विराज साहब, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। जैसे ही कुलदीप को पता चला कि विराज साहब उससे मिलना चाहते हैं, वह घबरा गया और उनसे मिलने आ गया। भैया, मैंने सुना है आप मुझे याद कर रहे थे। लीजिए, मैं आ गया। मेरे छोटे भाई, मैं एकदम ठीक हो गया, जैसे पहले था वैसे ही ठीक हो गया। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमको बुखार है और तुम्हारे अंदर ताकत की कमी हो गई है। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। जो ताकत की दवा डॉक्टर साहब ने मुझे दिया था वह तुम खा लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और हमेशा मुस्कुराते रहोगे। विराज साहब की बात सुनकर उनके छोटे भाई कुलदीप को यह समझ आ गया कि उनका रचा हुआ साजिश सबके सामने आ गया है। उनका भांडा फूट चुका है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धन के लालच में आकर ऐसा कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ होगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कुलदीप। मैं तुम्हें हमेशा से अपना छोटा भाई माना, तुझे माँ बाप की तरह प्यार किया, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मेरे पीठ पीछे मुझे मारने की तैयारी में लगे थे। बॉडीगार्ड, ले जाओ इसे, मेरी नजरों से दूर कर दो। इसे ऐसी जगह पर छोड़ना जहां से वापस घर कभी ना आ सके। अब ये मेरे लिए मर गया। मुझ पर तरस खाइए भैया, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बॉडीगार्ड ने कुलदीप को विराज साहब की आंखों से दूर कर दिया और विराज साहब ने हरिदास को अपने महल में आने के लिए बुलावा भेजा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हरिदास। तुम्हारे दिए हुए शिक्षा से आज मैं जिंदा हूं, वरना मैं कब का मर गया होता। मैं तुम्हारे दिए सिख से बहुत खुश हूं। उसका धन्यवाद करके विराज साहब ने अपने साथ घटे हुए घटना के बारे में सब बताया। हरिदास, मेरे पार्टनर का जगह खाली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर की जगह काम करो और मुझे अपनी अक्ल से हमेशा खुश रखो। मैं तुम्हें अपने हर चीज और अपने हर एक कमाई में से आधा दूंगा। तुम आज से मेरे छोटे भाई हो। मैं आपके साथ काम करने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और न ही कोई ऐसा काम करूंगा जिससे आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। अच्छा काम करके हरिदास को एक अच्छा सा जिंदगी मिल गया और एक अच्छा सा नौकरी भी मिल गया। अब वह विराज साहब के साथ उनके घर पर ही रहने लगा। उनका छोटा भाई बनके विराज साहब उसे अपना छोटा भाई मान लिए थे। इस प्रकार हरिदास को एक परिवार भी मिल गया और अच्छी खासी जिंदगी और नौकरी भी। अब वह हमेशा खुश रहने लगा था।